चलिए आज चलेगा ईवीएस का। ईवीएस में प्रथम प्रश्न है, फटाफट करेंगे क्योंकि 61 से लेकर के 75 तक जो भी प्रश्न होता है और एनसीईआरटी का होता है। तो प्रथम प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया। अब देखिए कैसे व्यक्त कर रहा है। यहाँ का रहन सहन साधारण है। देखिए वो व्यक्ति बोल रहा है, लोग खाने की वस्तुओं में टेपियोका, उसका दूसरा नाम है कासावा, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो ये कहाँ का होगा भाई? केरल का है। तो आप सभी को पता है कि घर के आंगन में नारियल मिले या टेपियोका, केरला का। दूसरा प्रश्न, मिजोरम के जंगल में की जाने वाली झूम की खेती के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। अब क्या विचार करना है? झूम की खेती में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए क्या क्या होता है। अगर फुल जानकारी है तो आप सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट बोल रहा है कि एक फसल काटने के बाद, पश्चात माने बाद में, भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। बात सही है, ये झूम की खेती का विशेषता है। बी पढ़िए, इस भूमि पर उगने वाले बांस, सब कोई मन में जरूर पढ़े, बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ये बात गलत लिख रहा है, काट के नहीं जलाया जाता है, इसको गिरा करके जला दिया जाता है या उखाड़ करके जला दिया जाता है। तो यहाँ पे भाई काट करके नहीं जलाया जाता है, इसको हटा लीजिए। सी है। चलिए यहाँ पे कहीं कहीं एग्जाम में देता है कि गिरा करके जला देते हैं, रियल रूप में वही होता है, लेकिन नहीं रहे कूट के हिसाब से चलिएगा तो लिख लीजिएगा काट करके, तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले भूमि को गहरा जोता जाता है। ये जो गहरा जोतने की बात है ये गलत है, यहाँ पे बोला जाता है छिछला जोताई। सी है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो देखिए झूम के खेती में कभी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, रासायन उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी गलत हो गया। और ये है कि एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जी उगाया जाता है, ये बात सही है। तो आप कूट के हिसाब से 3 सही करना था, इसलिए मजबूरी थी, ए बी और ई जाएगा, इसलिए आपका उत्तर चला गया डी पर, कोई दिक्कत नहीं। अब 63 नंबर प्रश्न है ना, नीचे पहेली का हल करना है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या ददरी में तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दानों में डाली जाती हूँ, सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाई? काली मिर्च। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करिए क्योंकि ये आसान होता है 75 तक। निम्नलिखित में कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ढूंढ लेता है? रेशम का कीट, और ये हम पोल में भी लगाए थे फोटो के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां अधिकांश लोग इलायची बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। कहवा के लोग होगा वो, तो हो जाएगा आपका उत्तर डी, श्रीनगर, डी पर जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा, आगे जाते हैं। आगे का प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें देखिए 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट के बांस पर घर बनता है, तो असम में बनता है भाई, मारिए इसको, गर्दा उड़ाइए। और अगला प्रश्न मैंने बोला था, एक प्रश्न आपको फ्री में मिलता है, 1 सेंटीमीटर बराबर इसमें दे रहा है 900 मीटर, तो 21.2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग जब इसको हल करिएगा तो आपका उत्तर जाएगा 21 किलोमीटर। 1000 से भाग करना पड़ता है, गुना कर लीजिएगा, 900 मीटर गुने 21.2 सेंटीमीटर बटा करके इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, 21 आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत है। अगला, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2
रोग के युगल को चुनिए। बताओ भाई कौन कौन मच्छर से फैलने वाला रोग है? चिकनगुनिया और डेंगू जो है मच्छर से फैलता है। अगला है निम्नलिखित में से पक्षियों, एक सेकंड, पक्षियों का युगल, युगल माने होता है जोड़ा, चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूर देख सकता है। हाँ, तो आपको पता है जब सीता मैया का हरण हुआ था तो जटायु के पास में जाकर के पूछा गया कि सीता मैया कहाँ है, तो जटायु ऊपर से ही देख करके बोल दिया कि एक अशोक वाटिका है, वहीं पे सीता मैया बैठी है। तो उसका जो दृष्टि था ना वो दूर तक होता था। तो बाज और गीध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बाज गीध कर लिए ना आप लोग, आइए हो आगे करिए। बाज गीध हो गया तो वह राज जहाँ पे तुरंग का अर्थ जंगल है। हाँ, झारखंड में जंगल को तुरंग कहते हैं। ये सब याद करने वाला चीज है। भाई दूरी दिशा घुमा करके बना लेना है, ठीक है, एक उत्तर दक्षिण करके, और बना करके आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है, ये भी बनाने वाला, जो भी बनाने वाला है उसको हम छोड़ते हैं, केवल पेडागोजी और एनसीईआरटी का करते हैं। अगला प्रश्न आ गया 73 नंबर। मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्त प्रदेश राज्य, माने मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य बता दीजिए। कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश से सटा है? तो एक में गुजरात सटल है, दूसरा पड़ता है राजस्थान है बगले वाला, और महाराष्ट्र पड़ता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र 3 ही बताना था, है ना, लिखा हुआ है 3 सीमावर्ती। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए होगा, सॉरी। नेक्स्ट है, राज्यों का वह समूह चुनिए जिसके समुद्र तट अरब सागर पर है। तो हम आपको बताए थे अरब सागर के तटवर्ती राज्य कौन कौन है, तो आपका होगा केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कौन है? केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र अरब सागर में है। और बंगाल की खाड़ी का पूछेगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, ये कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आ गया 75 और अंतिम प्रश्न है एनसीईआरटी का जो पूछता है तीसरा से 5वां तक। निम्नलिखित में वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। कौन होगा? नागालैंड से आपका ये आपका लद्दाख, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। ठीक है, हमारा देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनने वाला वो है तो लद्दाख, नागालैंड, आपका उत्तर सबसे बेटर सी पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रामा अवधान स्मरण शक्ति आ गया पेडागोजी। और पेडागोजी का आप लोग क्या क्या करिएगा, कोशिश करिए कि सबसे पहले हम बोले सब में, है ना। रामा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। तो वह सेकेंडरी थी, माने एक लड़की है जो स्मरण शक्ति तेज करना चाहती है। तो स्मरण शक्ति बोले तो क्या, याद करने वाला, तो उसका तेज होता है जिसके पास जानकारी रहती है। और जानकारी को क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। बस कुछ नहीं है, आपका उत्तर जाएगा डी पर। जो जल्दी बोले बहुत अच्छा जाएगा क्लास। आप लोग क्या कहते हैं ना उसको देहात में हाराबाजी लगाना, वैसे आप लोग हाराबाजी लगा करके पहले कोशिश करिएगा आंसर देना। ईवीएस के शिक्षक, लेकिन मैं जब क्वेश्चन पढ़ लूँ उसके बाद ही, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्ष से गिरती हुई पत्तियों को आकार, अमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहा। तो शिक्षक वह क्या करवा रहा है, उसका उद्देश्य बताना है। उसका उद्देश्य क्या है? बहुत बेटर, क्योंकि जब पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे, अब मास्टर साहब बोले हैं कि आकार के आधार पर बांटो, बनावट के आधार पर बताओ, समूह में बनाओ, तो आप पहले देखेंगे तो उसको कहते हैं अवलोकन। बांटेंगे कि भाई ऐसा पता है तो इसको एक साथ रखो, तो बांटना को कहते हैं वर्गीकरण। बहुत बेटर, आपका बी पड़ गया, जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मारता है बाजी इसमें। प्रश्न कहता है विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण और पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है।
कूट है, आराम से पढ़े आप सभी, पूरा धैर्य में जवाब दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ताकि गलती ना हो। देखते हैं मारता है बाजी कौन। ए आपका है शिक्षक उनके घरेलू वस्तु बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधन की सीमित उपलब्धता को बताएगा। तो आपका उत्तर ए जा रहा है सही कि किस, है ना। और बी देख लेते हैं, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। बहुत अच्छी बात है। सी कहता है, सी कहता है कि शिक्षक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएगा। ठीक है भाई, राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी आ गया और डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। डी जाता है, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। आपका उत्तर जो जाएगा बी वाला ऑप्शन पर जाएगा। जागरूक करने की बात कर रहा है, तो जो सीमित आपके पास संसाधन है उसके बारे में आप जागरूक करेंगे ताकि भाई बर्बाद नहीं हो, सीमित है सब ना। बी है, आसपास के वनस्पति और पशुओं के मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएंगे, है ना। ये भी उसके व्यवहार क्या है इसके बारे में आप जागरूक करिएगा कि कौन सा पशु का व्यवहार कैसा है ना। इसके बारे में आप जागरूकता लाएंगे तब ना भाई कोई डरेगा कोई पशु से और किसी पशुओं का देखभाल कर पाएगा। और सी है कि शिक्षक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएगा। इससे दिखाने से क्या होता है, राष्ट्रीय फिल्म भी दिखाएगा और अंतर्राष्ट्रीय भी दिखा करके उसमें क्या करेगा, जागरूकता विकसित करेगा। क्वेश्चन में है जागरूकता विकसित करना, तो फिल्म दिखा करके भी जागरूक कर सकते हैं। और डी में है औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। तो उन्मूलन के महत्व को मने ये समझाना, ये उन्मूलन मने होता है समाप्त ना। समाप्त के महत्व को समझाने से बच्चा 1 to 5 का है तो आप उसको समझाइएगा, कितना भी लेक्चर दीजिएगा उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कूट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो आपको तीन ही ऑप्शन करना है सही, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगर डी भी रहता तो हम उसको शामिल कर लेते, लेकिन हम ABC ही शामिल करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। जागरूकता विकसित करना था तो थोड़ा नेगेटिव चीज पर ही जागरूकता विकसित करना है। आपके माइंड में नेगेटिव बैठ जाए कि आप फेल कर जाइएगा, हम फेल कर जाएंगे, तो जागरूक करना काम हम ही ना करेंगे भाई, वही बात है। चलिए प्रश्न है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों में सही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसको याद करना पड़ता है। क्रियाकलाप आधारित का क्रम जो होता है इसको आपको रटना पड़ेगा। सबसे पहले आप करेंगे योजना बनाएंगे, और जब योजना बन जाएगा ना तो क्रियाकलाप का संपादन करेंगे ना। संपादन जब हो जाएगा तो उस पर भाई अब चिंतन चलेगा, प्रक्रम पर विचार एवं चिंतन करेंगे और लास्ट में पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब दोहराने का काम लास्ट में। उत्तर नंबर आपका ए। तो आप क्रियाकलाप आधारित क्रियाकलाप का क्रम लिख करके आप इस क्रम को लिख करके याद कर सकते थे। अगला प्रश्न याद है तो ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? एकीकृत में मैंने बोला था कि एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो इसका आंसर कभी नहीं बदलता है। इसका आंसर में रहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, है ना। इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। एकीकृत की बात जैसे ही किया तो आपके माइंड में दौड़ जाना चाहिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। हो गया उत्तर, मार दीजिए नंबर उत्तर, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। एक बार और बोले थे हम और आगे भी बोलेंगे जब आएगा तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। मतलब आप पहेलियां को क्यों पर्यावरण में शामिल करते हैं बताएं। हाँ, पहेली में कोई ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जिस वर्ड को बच्चा सब सोच करके दिमाग लगाता है, तर्क लगाता है कि वो वर्ड क्या कह दिया,
इसलिए पहेली को शामिल किया जाता है। तो आपका उत्तर इसमें क्या जाएगा, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। तो आपके एग्जाम में अगर सीटेट में कभी भी पूछ दिया पहेली के बारे में, तो एग्जाम में आपके आंसर में जरूर रहेगा तर्क। ठीक है, तो पहेली के बारे में जैसे ही पूछेगा ऑप्शन में आपको आ जाएगा तर्क क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए त्योहार और उत्सव पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शन के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन पढ़े, जवाब जल्द दे। क्या होगा? बी होगा, हमारे देश की संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। बहुत अच्छा है ना, हमारे देश में विविधता है तो उस पर ध्यान देना है, उसके प्रति आपको संवेदनशील भी रहना है। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? तो कह रहा है लोकप्रिय त्यौहार, अब बाकी त्यौहार क्या है भाई, आपका दुश्मन है, तो यह आपका गलत हो गया। सी में क्या है, रिकॉर्ड की बात किया है, और डी में विभिन्न त्यौहार को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। आप कौन होते हैं किसी त्यौहार के लिए प्रेरित करना? अब मान लीजिए ईद है और हिंदू लड़का को आप प्रेरित कर रहे हैं, तो भाई उस स्कूल में सबसे पहले मार हो जाएगा। चाहे छठ पर्व है, आप मुस्लिम को प्रेरित कर रहे हैं तो उसमें मार होने की बात हो जाएगा। इसीलिए कोई किसी को प्रेरित नहीं करना, जिसका जो त्यौहार है वो अपना मनाएगा। अगला प्रश्न, ये काफी बड़ा प्रश्न है भाई, देखिए कहानी की तरह प्रश्न होगा। चलिए पढ़ लेते हैं जरा, क्या लिख दिया है। आदित्य ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी के विभिन्न वस्तुओं बनानी सीखी। तो इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृष्टि बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक विभिन्न विचार प्रस्तुत किया और भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उनके अवसर प्रदान किए। माने जो है बच्चा था अलग अलग अपना बनाया, है ना, जिसको जो मन किया। तो क्या होगा आपका उत्तर? कुछ है क्या? डी वाला ऑप्शन, ए और बी। विद्यार्थियों को उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा, बड़ी अच्छी बात है भाई, जिसमें कि अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, ये भी ठीक है। विद्यार्थी प्रतिद्वंदता, ये है ना वर्ड, प्रतिद्वंद, हाँ, नेगेटिव होता है इसमें बच्चों में भाई, आपसी मतभेद हो जाएगा। तो मार दीजिए आप लोग भाई बी और डी, ऑप्शन नंबर ए बी। अगला है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नहीं, पुनरावृत्ति गलत होता है, याद रखिएगा। क्या आप कोई चीज आपको कठिन लग रहा है, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो क्या कठिनाई दूर हो जाएगा? नहीं होगा। विद्यार्थी से प्रश्न करेंगे भाई? नहीं, आप नहीं करेंगे। बच्चा आपसे करता है तो ठीक है, उसे समूह में पढ़ाइए। नहीं, सबसे अच्छा है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। जब कोई विषय कठिन लगे तो टीचर क्या करता है, एक ग्रुप बना देता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो उसमें आपको आसान हो जाएगा। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। ठीक है। अगला है, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है भाई? प्रदर्शनी क्यों लगा है? फर्स्ट तो माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, ऐसा ऑप्शन नहीं मारिएगा। पढ़ाई कोई भी बाप मातारी को खुशी के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं कि नौकरी लगेगा तो जीवन चलेगी। बी है कि विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। हाँ, जब भाई प्रदर्शनी लगा है तो बच्चा अपना अपना प्रदर्शन करेगा तो उसमें रचनात्मकता शक्ति बढ़ेगी। और सी देखिए क्या दे रहा है, प्रधानाध्यापक अपने सहकर्मी माने अपने दोस्तों को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा थोड़े काम करना है कि हमारे दोस्त खुश हो जाए।
डी है कि विद्यार्थियों के भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। नहीं, पेशा गलत होता है। पढ़ाई कभी भी पेशा के लिए नहीं जोड़ा जाता है, पढ़ाई में कभी भी व्यवसाय को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करता है? 86 का बताए, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। इस पर कोई निर्भर नहीं करता है। पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का पढ़ाई होता था, लेकिन अभी ये जो पढ़ाई है बंद हो चुका है, तो आप इसको हटा लीजिए दर्शन शास्त्र। अब बच्चों के लिए है 1 to 5 दर्शन शास्त्र नहीं पड़ेगा। अगला है, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक क्या करे? विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलाप का संचालन करे। आपका उत्तर ए हो जाएगा सबसे बेटर, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, अर्थपूर्ण मारेंगे। नेक्स्ट है कि ईवीएस शिक्षण की प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कौशल नहीं है? हाथ से क्या हो जाएगा? नियत करना। नियत नेगेटिव हो जाता है, नियत माने होता है फिक्स, अटल। ठीक है, प्रेक्षण ठीक है, पूर्वानुमान ठीक है, निष्कर्ष ठीक है। नियत वर्ड नेगेटिव होता है। उत्तर आपका ये पड़ गया। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको बोलते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम। क्या होता है वो? एनईपी है ये, नई शिक्षा नीति हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं इसको। 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? देखिए, ईवीएस में हम आपको बताए थे कि तीसरा, चौथा, पांचवा क्लास के बच्चों को ही ईवीएस में शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। माने तीसरा क्लास से ईवीएस का बुक मिलना शुरू हो जाता है, पांचवा तक। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, सुन लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाइएगा अपने विद्यार्थियों को? प्राकृतिक संसाधन पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। अच्छा पाठ्य पुस्तक का बुरा क्या होता है? व्याख्यान गलत है, विशेषज्ञ गलत है, डी। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित चर्चा करके। उत्तर आपका डी पर जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं ईवीएस का।